हेलो गाइस, माई सेल्फ अमित मौर्य। वेलकम टू माय न्यू एंड अमेजिंग सेशन। गाइस, आज के सेशन में हम पढ़ने जा रहे हैं आइसोमेरिज्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के सेशन। आइसोमेरिज्म, तो चलिए हम देखते हैं आइसोमेरिज्म। द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट इन प्रॉपर्टीज आर नोन एज आइसोमर्स। देखिए, वो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो लेकिन उनके प्रॉपर्टी डिफरेंट हो तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? आइसोमर्स बोलते हैं। ओके, एंड द फिनोमेना इज नोन एज आइसोमेरिज्म। और हम इस फिनोमेना को क्या नाम देते हैं? आइसोमेरिज्म। ओके, देयर आर टू मेन टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। दो प्रकार के आइसोमेरिज्म होते हैं। दैट इज, पहला हमारा है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। इन दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म द कंपाउंड हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। देखिए, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हमारा क्या है? कंपाउंड के पास जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है लेकिन उनका स्ट्रक्चर क्या है? डिफरेंट है। ओके, इट कैन फर्दर बी ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। देखिए, चलिए हम देखते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के टाइप्स। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हमारा पहला आता है चैन आइसोमेरिज्म। ओके, इट अराइजेज व्हेन टू और मोर कंपाउंड हैव सिमिलर मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट कार्बन स्केलेटन्स। फॉर एग्जाम्पल C5H10 वी हैव। देखिए, चैन आइसोमेरिज्म हम किसे बोलते हैं? देखिए, जो कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो, ठीक है, सिमिलर मॉलिक्यूलर फार्मूला हो, लेकिन उनका जो कार्बन का स्केलेटल हो वो डिफरेंट हो। ओके, उसको हम चैन आइसोमेरिज्म बोलते हैं। ओके, देखिए, ये सब कंपाउंड हमारे चैन आइसोमेरिज्म है। इनका जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है लेकिन इनका जो है कार्बन का स्केलेटल जो है डिफरेंट है। ओके, ये देखिए हमारा हो गया, ये हो गया आइसोपेंटेन, हो गया नियोपेंटेन, हो गया। और हमने पिछले स्लाइड में भी देखा है एन पेंटेन, जो कि सीधा एक चैन बनता है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। ओके, सेकेंड हमारा क्या है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का टाइप? पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो चलिए हम देखते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। व्हेन टू और मोर कंपाउंड हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप और सब्सटीट्यूएंट्स they are called positional isomers and the phenomena is called position isomerism. Okay, देखिए, when two or more compound, एक या एक से ज़्यादा कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो लेकिन जो है पोजीशन फंक्शनल ग्रुप और सब्सटीट्यूएंट का क्या हो? डिफरेंट हो, तो उसको हम क्या नाम देते हैं? पोजीशन आइसोमर। ओके, और इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं? पोजीशन आइसोमेरिज्म बोलते हैं। ओके, देखिए, जैसे कि हमारा ये कंपाउंड है C3H7Cl। देखिए, ये हमारा 1 क्लोरोप्रोपेन और ये हमारा 2 क्लोरोप्रोपेन है। ओके, देखिए, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है लेकिन जो सब्सटीट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप का जो पोजीशन है डिफरेंट होता है, तो इसी को हम पोजीशन आइसोमर बोलते हैं। ओके, देखिए, ये हमारा 1 क्लोरोप्रोपेन है, ठीक। इसमें देखिए जो क्लोरीन अटैच है ये फर्स्ट पोजीशन पे है और इस केस में क्लोरीन हमारा सेकंड पोजीशन पे है। तो पहले वाले का नाम हम क्या दिए? 1 क्लोरोप्रोपेन और दूसरे वाले का 2 क्लोरोप्रोपेन। ओके, दिस इज आवर एग्जांपल ऑफ पोजीशन आइसोमर। ओके, जो हमारा तीसरा टाइप है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का क्या है? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ओके, it arises when two or more compound have the same molecular formula but different functional group. For example, C3H6O represent an aldehyde and a ketone as। देखिए, ये हमारा एल्डिहाइड ग्रुप इसमें अटैच है और इसमें कीटोन। ओके, देखिए, फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या होता है पहले ये जानते हैं। फंक्शनल आइसोमेरिज्म किसे बोलते हैं? देखिए, जब दो या दो से अधिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो लेकिन उनमें जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो वो डिफरेंस हो, तो उसी को हम बोलते हैं फंक्शनल आइसोमर। और इस फिनोमेना को क्या नाम देते हैं हम? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ओके, देखिए, ये दोनों जो हमारे कंपाउंड है इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन इसमें डिफरेंट जो फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड हैं। ओके, जैसे कि ये देख लीजिए, हमारा एग्जांपल है C2H6O रिप्रेजेंट अल्कोहल एंड एन एथर। इसमें देखिए अल्कोहल ग्रुप अटैच्ड है और इसमें ये हमारा एथर है, डाई मिथाइल एथर, और ये हमारा इथेनॉल है। ओके, फोर्थ इज मेटामेरिज्म। चलिए हम देखते हैं मेटामेरिज्म। It arises due to different alkyl groups on either side of same functional group
इन ए मॉलिक्यूल। ओके, देखिए मेटामेरिज्म क्या होता है, डिफरेंट एल्काइल ग्रुप जो है अटैच हो आइदर साइड ऑफ सेम फंक्शनल ग्रुप। ओके, देखिए ये हमारा एथर है दोनों, ठीक। तो एथर के दोनों साइड, ऑक्सीजन के दोनों साइड डिफरेंट क्या हैं, ग्रुप अटैच्ड हैं। ओके, देखिए यहाँ पे ये क्या हमारा मेथॉक्सी प्रोपेन है और ये हमारा क्या है, डाई एथाइल एथर है, ठीक। मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है लेकिन डिफरेंट एल्काइल ग्रुप अटैच्ड हैं आइदर साइड ऑफ सेम फंक्शनल ग्रुप, उसे हम क्या नाम देते हैं, मेटामेरिज्म। ओके, फिफ्थ इज टॉटोमेरिज्म। तो चलिए हम देखते हैं टॉटोमेरिज्म। इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म विच अराइजेज इन कार्बोनिल कंपाउंड कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन। ओके, देखिए टू और मोर कंपाउंड का जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला तो इसमें सेम होता है, लेकिन देखिए इसमें ये कीटो फॉर्म है हमारा, ये इनॉल फॉर्म है। ओके, इसमें हमारा कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है और इसमें हमारा अल्कोहल। ओके, देखिए ये जो हमारा CH3 था इसका हाइड्रोजन डीलोकलाइज होके ऑक्सीजन के पास चला गया। ओके, तो हम जैसे जानते हैं कि रेजोनेंस में किसका डिकोलाइजेशन होता है, पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है। तो बस इसमें आप टॉटोमेरिज्म में बस यही समझिए कि इसमें डीलोकलाइजेशन होता है अल्फा हाइड्रोजन का। ओके, जैसे कि हमारा ये कंपाउंड है, देखिए ये हमारा साइक्लोहेक्सेन 1 है, ठीक है। तो इसमें देखिए हमारा कीटो ग्रुप प्रेजेंट है और इसमें इनोल, ठीक। तो इसका अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर है, अल्फा हाइड्रोजन। तो इसका अल्फा हाइड्रोजन जो है इस कंपाउंड का डीलोकलाइज हो रहा है। तो डीलोकलाइज होने के बाद कहाँ पे जा रहा है, ऑक्सीजन के पास, यहाँ पर, ठीक है। तो हम टॉटोमेरिज्म में आप बस यही समझिए आप कि टॉटोमेरिज्म में डीलोकलाइजेशन होता है किसका, अल्फा हाइड्रोजन का। जैसे कि सिमिलरली हमारा रेजोनेंस में होता है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, और हम टॉटोमेरिज्म में क्या समझेंगे, डिकोलाइजेशन होगा किसका, अल्फा हाइड्रोजन का। ओके, सेकेंड इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो चलिए हम देखते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है बट डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स, डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट होता है किसका, एटम और ग्रुप का, आर कॉल्ड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ओके, कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है लेकिन डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट होता है एटम और ग्रुप का, तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स। ओके, एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड स्टीरियो आइसोमेरिज्म, और हम इस फिनोमेना को क्या नाम देते हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ओके, स्टीरियो आइसोमेरिज्म इज ऑफ 2 टाइप, पहला ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और दूसरा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ओके, देखिए जो हमारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता है 2 प्रकार के होते हैं, पहला ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, दूसरा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ओके, फर्स्ट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो चलिए हम देखते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफर ओनली इन बिहेवियर टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट आर कॉल्ड इनेंशियोमर्स। ओके, देखिए कंपाउंड का फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम है, ठीक है, लेकिन बट डिफर ओनली इन बिहेवियर टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ओके, देखिए कंपाउंड का जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम होता है बट डिफर करते हैं कहाँ पर, बिहेवियर टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट आर कॉल्ड इनेंशियोमर्स और ऑप्टिकल आइसोमर्स, एंड द फिनोमेना इज नोन एज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, और इस फिनोमेना को हम क्या नाम देते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ओके, द आइसोमर विच रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड्स राइट क्लॉकवाइज इज नोन एज डेस्टोरोटेटरी, और जिसे हम डी फॉर्म बोलते हैं, वाइल दैट विच रोटेट्स टुवर्ड लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज इज नोन एज लियो रोटेटरी यल फॉर्म। ओके, देखिए वो आइसोमर जो कि रोटेट करते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट को टुवर्ड राइट साइड, उसे हम डेस्टोरोटेटरी बोलते हैं या डी फॉर्म, और जो आइसोमर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट साइड रोटेट करते हैं या फिर एंटी क्लॉकवाइज, तो उसे हम लियो रोटेटरी और रियल फॉर्म बोलते हैं। ओके, जनरली एसिमेट्रिक और कायरल कंपाउंड शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म।
देखिए जनरली जो हमारे एसिमेट्रिक और कायरल कंपाउंड्स होते हैं वही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। कायरल कंपाउंड आर दोज विच कंटेन कायरल सेंटर्स। ओके, कायरल कंपाउंड वो होते हैं जो कि कायरल सेंटर कंटेन करते हैं। दैट इज कायरल कार्बन, द कार्बन ऑल द 4 वैलेंसीज ऑफ विच आर सेटिस्फाइड बाई 4 डिफरेंट ग्रुप्स। कायरल कार्बन किसे बोलते हैं? देखिए कार्बन में जब कार्बन की 4 वैलेंसी सेटिस्फाइड हो किससे? 4 डिफरेंट ग्रुप से, तो उसे हम कायरल कार्बन बोलते हैं। ओके, एलिन्स, स्पाइरेंस, बाइफेनाइल कंपाउंड्स ऑल्सो हैव एब्सेंट ऑफ कायरल सेंटर। ओके, देखिए ये जो हमारे एलिन्स होते हैं, स्पाइरेंस होते हैं, बाइफेनाइल कंपाउंड होते हैं, इसमें कायरल सेंटर प्रेजेंट नहीं होते हैं बट आर एसिमेट्रिक, लेकिन ये एसिमेट्रिक होते हैं। दैट्स वाई दे आर आल्सो ऑप्टिकली एक्टिव। ओके, नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर इक्वल टू होता है 2 की पावर n, जहाँ पे n हमारा कायरल कार्बन होता है। ओके, नंबर ऑफ कायरल कार्बन्स। इफ 2 इंड आर सिमिलर नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर। देखिए अगर 2 इंड के पास सिमिलर ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स हो तो उस केस में फार्मूला क्या होगा? 2 के पावर n-1, जहाँ पे n हमारा इवन होगा। ओके, एंड मेसोफॉर्म के लिए 2 के पावर n-1 डिवाइड बाई 2 इफ n ऑड नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर इक्वल टू 2 के पावर n-1 माइनस 2 के पावर n-1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये हमारा फार्मूला होता है टू फाइंड आउट नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स। ओके, नेक्स्ट टर्म्स रिलेटेड टू ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो चलिए हम देखते हैं कुछ टर्म्स हैं जो कि रिलेटेड हैं विथ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ए इज इनेंशियोमर्स। तो चलिए हम देखते हैं इनेंशियोमर्स क्या होते हैं। द नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज आर कॉल्ड इनेंशियोमर। ओके, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज को ही हम क्या बोलते हैं? इनेंशियोमर्स बोलते हैं। ओके, देखिए ये दोनों कंपाउंड है, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है। ठीक है, और देखिए ये एक दूसरे के क्या है? मिरर इमेज हैं। ठीक, जैसे आप किसी भी ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने रखते हैं, ठीक है, तो मिरर के जो नज़दीक वाला पार्ट रहता है तो सिमिलर मिरर में उसका क्या बनता है? फोटो बनता है ना। तो जैसे हमारा क्लोरीन है और ब्रोमीन है, तो सिमिलरली इस साइड भी क्लोरीन ब्रोमीन मिरर के पास है, फिर हाइड्रोजन अवे है। ओके, तो इसे हम क्या बोलेंगे? नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? इनेंशियोमर्स बोलते हैं। ओके, बी इज डायस्टियोमर्स। ओके, डायस्टियोमर्स क्या होते हैं? चलिए हम देखते हैं। द आइसोमर्स विच आर नॉन सुपर इम्पोजिबल एंड नॉट रिलेटेड टू ईच अदर एज मिरर इमेज आर कॉल्ड डायस्टियोमर्स। ओके, देखिए ऐसे आइसोमर्स जो कि नॉन सुपर इम्पोजिबल हो एंड नॉट रिलेटेड टू ईच अदर एज मिरर इमेज। नॉन सुपर इम्पोजिबल तो हो लेकिन एक दूसरे के मिरर इमेज ना हो। ओके, देखिए जैसे ये दोनों हमारा कंपाउंड है, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है, लेकिन ये एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है। ओके, तो इसे हम क्या नाम देंगे? डायस्टियोमर्स। ओके, दे हैव डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। इनका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होगा। ओके, डायस्टियोमर्स हैव डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, सी इज मेसोफॉर्म। तो चलिए हम देखते हैं मेसोफॉर्म। द कंपाउंड इन विच हाफ पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल इज द मिरर इमेज ऑफ अदर हाफ इज कॉल्ड मेसोफॉर्म। देखिए मेसो कंपाउंड वो कंपाउंड होता है जिसमें कि हाफ पार्ट, मॉलिक्यूल का हाफ पार्ट मिरर इमेज हो अदर हाफ पार्ट का। ओके, तो उसे हम मेसोफॉर्म बोलते हैं। ओके, जनरली ए मेसो कंपाउंड हैव 2 और मोर कायरल सेंटर्स एंड ए प्लेन ऑफ सिमेट्री। देखिए जो हमारा मेसो कंपाउंड होता है उसमें 2 या 2 से अधिक कायरल सेंटर प्रेजेंट होते हैं और प्लेन ऑफ सिमेट्री भी होती है। ओके, इट इज़ ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। और जो मॉलिक्यूल होता है हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। थस इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कन्वर्ट इट इनटू डी एंड एल फॉर्म। ओके, देखिए जो हमारा मेसो फॉर्म होता है एक प्रकार से ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन, जिसके कारण
यह डी और एल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। ओके, देखिए जो हमारा मेसोफॉर्म होता है ये क्या होता है, देखिए जिस कंपाउंड में हाफ पार्ट मॉलिक्यूल का मिरर इमेज हो अदर हाफ पार्ट का उसे हम मेसोफॉर्म बोलते हैं। और देखिए जो हमारा मेसो कंपाउंड होता है उसमें 2 या 2 से अधिक कायरल सेंटर प्रेजेंट होते हैं और प्लेन ऑफ सिमेट्री भी होती है। ओके, और जो है मॉलिक्यूल जो होता है मेसोफॉर्म ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, किसके कारण, ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। ओके, और देखिए इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कन्वर्ट, इसमें देखिए मेसोफॉर्म में पॉसिबल नहीं होता है, क्या नहीं पॉसिबल होता है, डी और एल फॉर्म में कन्वर्ट करना। ओके, डी इज रेसमिक मिक्सचर, तो चलिए हम देखते हैं रेसमिक मिक्सचर। इट इज ए मिक्सचर ऑफ इनोसियोमर्स इन 1:1। इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। ओके, देखिए रेसमिक मिक्सचर क्या होता है, यह एक प्रकार से मिक्सचर होता है किसका, इनोसियोमर्स का, इन 1:1 रेशियो में। ओके, इट इज़ ऑप्टिकली इनएक्टिव, देखिए जो हमारा रेसमिक मिक्सचर होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, किसके कारण, ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। ओके, सेपरेशन ऑफ ए रेसमिक मिक्सचर इनटू डी एंड एल फॉर्म इज कॉल्ड रिजोल्यूशन। देखिए जब हम रेसमिक मिक्सचर को डी और एल फॉर्म में सेपरेट करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, रिजोल्यूशन बोलते हैं। ओके, इट कैन बी डन बाई मैकेनिकल मेथड, बायोलॉजिकल मेथड एंड केमिकल मेथड। देखिए सेपरेशन कैसे करेंगे हम, सेपरेशन ऑफ रेसमिक मिक्सचर इनटू डी एंड एल फॉर्म बाई मैकेनिकल मेथड, बायोलॉजिकल मेथड एंड केमिकल मेथड। ओके, ई इज एट्रोप आइसोमर्स, चलिए हम देखते हैं एट्रोप आइसोमर्स क्या है। दीज आर दी आइसोमर्स दैट कैन बी इंटरकन्वर्टेबल बाई रोटेशन अबाउट सिंगल बॉन्ड but for which the rotation barrier is large enough that they can be separated and do not convert readily at room temperature। ओके, देखिए एट्रोप आइसोमर्स क्या होते हैं, these are the आइसोमर, ये एक प्रकार से आइसोमर होते हैं that can be इंटरकन्वर्टेबल। ओके, जो कि इंटरकन्वर्टेबल होते हैं बाई रोटेशन अबाउट सिंगल बॉन्ड। ओके, रोटेशन अबाउट सिंगल बॉन्ड, बट फॉर विच, जिसके लिए रोटेशन बैरियर हमारा लार्ज इनफ होना चाहिए, दैट दे कैन बी सेपरेटेड। ओके, एंड डू नॉट कन्वर्ट रीडली एट रूम टेम्परेचर। ओके, यह रीडली रूम टेम्परेचर पे कन्वर्ट नहीं किया जा सकते। ओके, यह फीज स्पेसिफिक रोटेशन, तो चलिए हम देखते हैं स्पेसिफिक रोटेशन। इट इज़ गिवन बाय द एक्सप्रेशन, देखिए ये हमारा स्पेसिफिक रोटेशन होता है, ठीक है, अल्फा डिवाइडेड बाई एल इंटू डी, ऑब्जॉर्व रोटेशन डिग्री डिवाइडेड बाई लेंथ इंटू डेंसिटी। देखिए जो हमारा स्पेसिफिक रोटेशन होता है, स्पेसिफिक रोटेशन इक्वल टू होता है अल्फा डिवाइडेड बाई एल इंटू डी, जहाँ पे अल्फा हमारा ऑब्जॉर्व रोटेशन डिग्री है, यह लेंथ है और डी डेंसिटी। ओके, नेक्स्ट इज नॉमेनक्लेचर ऑफ इनेंशियोमर्स, तो चलिए हम देखते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ इनेंशियोमर्स। फर्स्ट इज डीएल कॉन्फिगरेशन, द ऑप्टिकल आइसोमर इन विच हाइड्रोजन इज प्रेजेंट टूवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड एंड द अदर ग्रुप टूवर्ड राइट हैंड साइड इज डी फॉर्म, while in which hydrogen is present towards right and other group occupy the left position is L form. This system is applicable mainly for compounds containing one chiral atom. Okay, देखिए ऑप्टिकल आइसोमर इन विच हाइड्रोजन इज प्रेजेंट टूवर्ड लेफ्ट हैंड साइड। देखिए ऐसे आइसोमर जहाँ पर हाइड्रोजन जो है हमारा लेफ्ट साइड में प्रेजेंट हो और अदर ग्रुप जो है राइट साइड में प्रेजेंट हो, तो उसको हम डी फॉर्म बोलते हैं। ओके, और जब हमारा हाइड्रोजन राइट साइड में प्रेजेंट हो और अदर ग्रुप लेफ्ट साइड में प्रेजेंट हो तो उसे हम एल फॉर्म बोलते हैं। ओके, दिस सिस्टम इज एप्लीकेबल मल्ली फॉर कंपाउंड कंटेनिंग वन कायरल एटम। देखिए जो हमारा डीएल कॉन्फिगरेशन होता है मल्ली एप्लीकेबल होता है उस कंपाउंड में जिसमें एटलीस्ट वन कायरल एटम प्रेजेंट होता है। ओके, सेकेंड इज थ्रियो इनरिथ्रो सिस्टम। चलिए हम देखते हैं थ्रियो इनरिथ्रो सिस्टम।
when the same group are present at the same side of the carbon chain, the form is called इरिथ्रोफॉर्म। ओके, देखिए जब सेम ग्रुप जो है सेम साइड प्रेजेंट हो, ठीक है, सेम ग्रुप सेम साइड प्रेजेंट हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, इरिथ्रोफॉर्म। व्हेन सेम ग्रुप आर प्रेजेंट एट सेम साइड ऑफ कार्बन चेन, जब कार्बन चेन में सेम ग्रुप सेम साइड प्रेजेंट हो तो उसे हम इरिथ्रोफॉर्म बोलते हैं। व्हेन द सेम ग्रुप आर प्रेजेंट ऑन अपोजिट साइड, और जब हमारा सेम ग्रुप अपोजिट साइड प्रेजेंट हो ऑन ए कार्बन चेन, ठीक है, व्हेन सेम ग्रुप आर प्रेजेंट ऑन अपोजिट साइड ऑफ कार्बन चेन, जब सेम ग्रुप अपोजिट साइड प्रेजेंट हो ऑफ ए कार्बन चेन, द फॉर्म इज कॉल्ड थ्रियोफॉर्म। तब उस केस में हम क्या बोलेंगे, उसे थ्रियोफॉर्म बोलेंगे। ओके, जब हमारा सेम ग्रुप अपोजिट साइड प्रेजेंट हो कार्बन चेन में तो उसे हम थ्रियोफॉर्म बोलते हैं। जैसे कि देखिए ये कंपाउंड है, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन इस केस में हाइड्रोजन ग्रुप जो है हमारा सेम साइड है और इसमें जो ग्रुप्स हैं अपोजिट साइड है। ओके, जब सेम साइड प्रेजेंट हो, ग्रुप सेम साइड में प्रेजेंट हो तो उसे हम बोलते हैं इरिथ्रोफॉर्म, और जब सेम ग्रुप अपोजिट साइड प्रेजेंट हो, ठीक है, तब उसे हम बोलते हैं थ्रियोफॉर्म। ओके, थर्ड इज आर्यस सिस्टम। तो चलिए हम देखते हैं आर्यस सिस्टम। दिस सिस्टम वाज प्रपोज्ड बाय कहन, इनगोल्ड एंड प्रीलोग। इन दिस सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन आर इज गिवन टू द आइसोमर इन विच सीक्वेंस ऑफ ग्रुप्स इज क्लॉकवाइज। देखिए जब सीक्वेंस ऑफ ग्रुप क्लॉकवाइज हो तो उसे हम आर कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। एंड यस इज गिवन टू द आइसोमर इन विच सीक्वेंस ऑफ ग्रुप इज एंटी क्लॉकवाइज। ओके, देखिए जब सीक्वेंस ऑफ ग्रुप एंटी क्लॉकवाइज हो तब उसे हम यस कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। ओके, और जब सीक्वेंस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन क्लॉकवाइज हो उसे हम आर कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट, प्रायोरिटी सीक्वेंस इज डिसाइडेड बाय फॉलोइंग रूल्स। फर्स्ट रूल इज प्रायोरिटी इज गिवन टू द एटम हैविंग हाई एटॉमिक नंबर। देखिए उनका प्रायोरिटी ज़्यादा होगा जिनका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा। जैसे कि देखिए प्रायोरिटी उन्हें दिया गया है, देखिए जिनका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है उनका प्रायोरिटी ज़्यादा होगा। जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसका होगा, ब्रोमीन का, क्योंकि ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है क्लोरीन से और क्लोरीन का ज़्यादा है फ्लोरीन से, तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी ब्रोमीन का, उससे कम सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी ब्रोमीन का है, दूसरा क्लोरीन का और सबसे कम प्रायोरिटी फ्लोरीन का। ओके, सेकेंड इज इन केस ऑफ ग्रुप ऑफ एटम्स प्रायोरिटी डिसाइडेड बाय द एटॉमिक नंबर ऑफ फर्स्ट एटम। देखिए जब ग्रुप ऑफ एटम हो तो प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करेंगे, प्रायोरिटी इज डिसाइडेड बाय एटॉमिक नंबर ऑफ फर्स्ट एटम। ओके, जैसे कि COOH है, OH है और N2 है, तो इसमें प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करेंगे, प्रायोरिटी डिसाइडेड बाय एटॉमिक नंबर ऑफ फर्स्ट एटम। जैसे ऑक्सीजन है, इसमें फर्स्ट एटम, इसमें नाइट्रोजन है, इसमें कार्बन है, तो सबसे ज़्यादा जो है एटॉमिक नंबर किसका है, ऑक्सीजन का, उससे कम नाइट्रोजन का, उससे कम कार्बन का, तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसका होगा, OH का सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होगा, उससे कम NH2 का और सबसे कम प्रायोरिटी COOH का होगा। ओके, थर्ड इज इफ द फर्स्ट एटम ऑफ ग्रुप ऑफ एटम इज सेम द प्रायोरिटी इज डिसाइडेड बाय सेकेंड एटम ऑफ ग्रुप। देखिए जब फर्स्ट एटम सेम हो ग्रुप का, ठीक है, तो हम प्रायोरिटी कैसे चेक करेंगे, प्रायोरिटी चेक बाय सेकेंड एटम। ओके, देखिए जैसे इसमें COOH है, CH2OH है और CHO है, तो फर्स्ट एटम तीनों का सेम है कार्बन, सेकेंड एटम ऑक्सीजन है, इसमें हाइड्रोजन है, इसमें भी हाइड्रोजन है, तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसका होगा, इसका होगा COOH का, उससे कम CHO का होगा और सबसे कम प्रायोरिटी CH2OH का, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसका होगा, COOH का होगा, ठीक, उससे कम CHO और सबसे कम CH2OH का होगा। ओके, फोर्थ पॉइंट, व्हेन ए मल्टीपल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन ए ग्रुप द एटम एट द एंड ऑफ मल्टीपल बॉन्ड इज लाइक एज इफ इट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड। ओके, देखिए जैसे कि ये हमारा है, ठीक है, ये मॉलिक्यूल है, ये इक्विवेलेंट है किसके, इसके, ठीक। देखिए हमारा थ्योरी पोर्शन क्या बोल रहा है, व्हेन ए मल्टीपल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन ए ग्रुप। देखिए जब ग्रुप में मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट हो
एटम एट एंड ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड इज लाइक एज इफ इट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड। ओके, जैसे कि सिमिलरली सी ट्रिपल बॉन्ड एन है, ठीक है, तो उसके सी देखिए मतलब कि जितना बॉन्ड होगा सी और एन के बीच में उतना जो है कार्बन से बॉन्ड बनाएगा और उतना ही नाइट्रोजन से भी बनाएगा सी एन के बीच सिंगल बॉन्ड। ओके, चलिए कुछ एग्जांपल हम देखते हैं। जैसे कि ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन है। ओके, देखिए ये जो कार्बन है ये कायरल कार्बन है। क्यों कायरल कार्बन है? क्योंकि जो कार्बन की 4 वैलेंसीज हैं शेयर्ड की गई हैं 4 डिफरेंट ग्रुप से। ओके, देखिए हमने OH का पोजीशन 1 माना, NH2 का 2 माना, ठीक है, और CH3 का 3 और H का 4। ओके, देखिए जब सीक्वेंस ऑफ ग्रुप क्लॉकवाइज हो, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ ग्रुप क्लॉकवाइज हो तो उसे हम R कॉन्फ़िगरेशन नाम देते हैं। ठीक है, देखिए जैसे OH ग्रुप यहाँ इस पोजीशन पे था तो हम OH को, ठीक है, OH को CH3 के प्लेस पे ले गए, ठीक, और थर्ड मतलब जो हमारा था CH3 था उसको OH के प्लेस पे ले गए, और जो हमारा ये था हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन को हम NH2 के प्लेस पे ले गए और NH2 को हाइड्रोजन के प्लेस पर लाए। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, सीक्वेंस ऑफ ग्रुप क्लॉकवाइज हुआ। ठीक है, तो इसे हम नेम देंगे R कॉन्फ़िगरेशन। ओके, देखिए जैसे हमारा OH है, NH2 है, CH3 है, हाइड्रोजन है, ठीक है, तो इसका प्रायोरिटी ऑर्डर सबसे ज़्यादा किसका होगा? OH का प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि OH में ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है, उससे कम नाइट्रोजन का है, उससे कम कार्बन का है, और सबसे कम एटॉमिक नंबर किसका होता है? हाइड्रोजन का। ओके, तो ये हमारा प्रायोरिटी ऑर्डर हो जाएगा। ओके, प्रायोरिटी ऑर्डर हम कैसे चेक करते हैं? हम देखिए अगर सिंगल एटम है तो उसका एटॉमिक नंबर देखेंगे, ठीक है, और मान लीजिए ग्रुप ऑफ एटम है तो उसमें देखेंगे फर्स्ट जो हमारा होगा, फर्स्ट एलिमेंट होगा, ठीक है, फर्स्ट एटम होगा, उसका एटॉमिक नंबर देखेंगे। तो पहला इसमें ऑक्सीजन है, इसमें नाइट्रोजन है, इसमें कार्बन है, और ये हमारा हाइड्रोजन हो गया। तो सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर हमारा किसका है? ऑक्सीजन का है, उससे कम नाइट्रोजन का, उससे कम कार्बन का है, ठीक है, फिर उससे कम हाइड्रोजन का। ओके, तो ये हमारा प्रायोरिटी ऑर्डर हो गया। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम। देखिए जैसे कि ये मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, तो ये जो कार्बन है ये भी कायरल है, क्योंकि ये 4 डिफरेंट ग्रुप से अपनी वैलेंसी को शेयर किया हुआ है। ओके, जो कार्बन की 4 वैलेंसीज है वह 4 डिफरेंट ग्रुप से शेयर किया गया है। ठीक, अपना जो 4 वैलेंसी है इस कार्बन का वो 4 डिफरेंट मतलब ग्रुप से शेयर किया हुआ है। ओके, देखिए इसमें भी R कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है। ठीक, तो R कॉन्फ़िगरेशन कब होता है? जब सीक्वेंस ऑफ ग्रुप जब क्लॉकवाइज हो तो R कॉन्फ़िगरेशन होगा, और जब सीक्वेंस ऑफ ग्रुप एंटी क्लॉकवाइज हो तो S कॉन्फ़िगरेशन होगा। ओके, नेक्स्ट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो चलिए हम देखते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। द आइसोमर हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स अबाउट द डबल बॉन्ड आर नोन एज ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ओके, देखिए आइसोमर हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, आइसोमर का जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है बट डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम है अराउंड दी डबल बॉन्ड। देखिए जैसे कि ये हमारा हो गया कंपाउंड, देखिए इसका कॉन्फ़िगरेशन हमारा सिस है। ओके, देखिए सिस कॉन्फ़िगरेशन कब होता है? जब सेम ग्रुप सेम साइड हो तो हमारा सिस कॉन्फ़िगरेशन होता है, और जब हमारा सेम ग्रुप अपोजिट साइड हो तब वो ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। ओके, फिर से देखते हैं एक बार। देखिए ये कार्बन और कार्बन के बीच क्या है? डबल बॉन्ड है, ठीक है, ठीक, और जब सेम ग्रुप सेम साइड हो, ठीक, तो वो सिस कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगा। जब सेम ग्रुप अपोजिट साइड हो अराउंड दी डबल बॉन्ड, ठीक है, तो उसे हम ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन का नाम देते हैं। ओके, ये हमारा सिस 2 ब्यूटीन है, ये हमारा ट्रांस ट्यूब ब्यूटीन है। ओके, फॉर एग्जिबिटिंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म द एसेंशियल कंडीशंस आर, फर्स्ट पॉइंट, द कंपाउंड मस्ट कंटेन एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड, मतलब कंपाउंड के पास एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है,
सेकेंड पॉइंट, द ग्रुप्स प्रेजेंट एट द डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स मस्ट बी डिफरेंट। मतलब देखिए, जो ग्रुप प्रेजेंट हो एट द डबल बॉन्डेड कार्बन एटम, ठीक है, जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के पास ग्रुप प्रेजेंट हो वो डिफरेंट होना चाहिए। हाउएवर वन सिमिलर ग्रुप शुड बी प्रेजेंट एट द एडजेसेंट डबल बॉन्डेड कार्बन एटम। ओके, देखिए वन सिमिलर ग्रुप जो है प्रेजेंट हो सकता है, बट प्रेजेंट एट एडजेसेंट डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स। ओके, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इफ टू एंड आर नॉट सिमिलर, उसके लिए फार्मूला क्या होता है, 2 के पावर n, वेयर n क्या हमारा, n इक्वल टू नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स। ओके, नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो चलिए हम देखते हैं कौन कौन से टाइप्स होते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के। ए इज सिस ट्रांस आइसोमर्स, सिस ट्रांस आइसोमर्स। In cis isomers, similar groups are present on the same side of double bond, and in trans isomer, similar groups are present on opposite side of double bond। देखिए, cis isomer किसे बोलते हैं, जब सिमिलर ग्रुप सेम साइड प्रेजेंट हो, सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, मतलब जैसे हमारा डबल बॉन्ड है उसके अगर सेम साइड सिमिलर ग्रुप प्रेजेंट है तो cis आइसोमर होगा। ठीक है, अगर जो डबल बॉन्ड है उसके अपोजिट साइड सिमिलर ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो हमारा ट्रांस फॉर्म होगा। जैसे ये देखिए, ये हमारा सिस फॉर्म है, सेम ग्रुप जो है सेम साइड प्रेजेंट है। ओके, हाइड्रोजन सेम साइड है, CH3 सेम साइड है। ओके, और ट्रांसफॉर्म ये देखिए हमारा ट्रांसफॉर्म है, इसमें जो है CH3 अपोजिट साइड है, ठीक है, अराउंड दी डबल बॉन्ड। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। साइक्लोएल्केन्स आल्सो एग्जिबिट सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। देखिए, ये जैसे हमारा साइक्लोएल्केन है, इसमें भी सिस ट्रांस होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये जो कार्बन है, ठीक है, तो ये सिस फॉर्म है। ठीक, दोनों एच एक साइड है ये, और ये CH3 एक साइड है। ठीक, तो ये हमारा सिस फॉर्म हो जाएगा। और यहाँ इसमें इस साइक्लोएल्केन में क्या होगा, ये CH3 अपोजिट साइड है, हाइड्रोजन अपोजिट साइड है, तो ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। अब जैसे कि ये हो गया हमारा, ये हमारा कंपाउंड हो गया, इसमें देखिए OH सेम प्लेन में है तो ये हमारा सिस हो जाएगा। ठीक, और इस कंपाउंड में जो OH है और ये OH है, ये दोनों अपोजिट प्लेन में है। ठीक, तो ये हमारा ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ये हमारा देखिए OH, ये दोनों OH सेम प्लेन में है, तो ये हमारा सिस फॉर्म हो जाएगा। ओके, B इज सिन एंटी आइसोमर्स। तो चलिए हम देखते हैं सिन एंटी आइसोमर्स। कंपाउंड कंटेनिंग CN बॉन्ड एज इन एल्डोक्सिन, N डबल बॉन्ड N बॉन्ड एज इन H2N2O एग्जिबिट दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। देखिए, जैसे कि ये हमारा कंपाउंड है और ये है, ठीक है, ये हमारा सिन है। क्यों, देखिए डबल बॉन्ड के अराउंड जब H और OH सेम साइड हो तब उसे हम सिन आइसोमर्स बोलते हैं। ओके, और जब हमारा H और OH अपोजिट साइड हो, अराउंड है डबल बॉन्ड, तो उसे हम एंटी आइसोमर बोलते हैं। ओके, C EZ आइसोमर्स। तो चलिए हम देखते हैं EZ आइसोमर्स। इन E आइसोमर बल्कियर हैवियर ग्रुप्स are present on the opposite side of the double bond, and in Z isomer heavier groups are present on the same side of the double bond. E is integer means opposite, Z is juza main means together. Okay, देखिए E आइसोमर किसे हम बोलेंगे, जब हमारा बल्कियर ग्रुप डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड प्रेजेंट हो तो उसे हम E आइसोमर बोलेंगे, और जब हमारा बल्कियर ग्रुप डबल बॉन्ड के सेम साइड प्रेजेंट हो तो उसे हम Z आइसोमर बोलेंगे। ओके, जैसे कि हमारा ये एग्जांपल हो गया। ठीक है, तो इस कंपाउंड में हमारा जो है बल्कियर ग्रुप है, सेम साइड प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसे हम क्या नाम देंगे, Z आइसोमर। ओके, देखिए जब हमारा हैवियर ग्रुप डबल बॉन्ड के, जब हमारा हैवियर ग्रुप या फिर बल्कियर ग्रुप डबल बॉन्ड के सेम साइड प्रेजेंट हो तो वह Z आइसोमर होगा, और जब हमारा बल्कियर ग्रुप डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड प्रेजेंट हो
तो वह हमारा ई आइसोमर होगा। ओके, नेक्स्ट इज फिजन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। तो चलिए हम देखते हैं फिजन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स के कितने टाइप होते हैं। 2 टाइप होते हैं, एक होता है हमारा होमोलिटिक फिजन होता है, दूसरा हेट्रोलिटिक। तो पहला चलिए हम देखते हैं होमोलिटिक फिजन। इन दिस वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ द शेयर्ड पेयर इन ए कोवैलेंट बॉन्ड goes with each of the bonded atoms. The neutral chemical species thus formed is called free radical. Generally, homolytic fission takes place in non-polar covalent molecules in the presence of sunlight or high temperature. ओके, देखिए होमोलिटिक फिजन हम किसे बोलेंगे। देखिए मान लीजिए 2 हमारे एटम है, ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के बीच क्या बनाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, बॉन्ड कैसे बनेगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनेगा। ठीक है, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन ए का एक इलेक्ट्रॉन बी का शेयर होके एक हमारा बॉन्ड बना। ठीक है, और होमोलिटिक फिजन क्या बोलेंगे। देखिए होमोलिटिक फिजन को सिंपल भाषा में हम समझे तो बॉन्ड का ब्रेक होना, मतलब बॉन्ड ब्रेक हो और जैसे हमारा ए हो तो ए अपना इलेक्ट्रॉन लेके भागे और बी अपना इलेक्ट्रॉन लेके भागे और दोनों पे ही क्या किसका फॉर्मेशन हो, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, होमोलिटिक फिजन बोलेंगे। इस प्रकार से बॉन्ड ब्रेक होने के प्रोसेस को ही हम होमोलिटिक फिजन बोलते हैं कि जो हमारा शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो वह एटम जो हमारे बॉन्ड बना रहे हैं एक दूसरे से वो अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाए। ओके, देखिए द न्यूट्रल केमिकल स्पीशीज थर्ड फॉर्म इज कॉल्ड फ्री रेडिकल। देखिए जो हमारा फ्री रेडिकल होता है एक प्रकार से न्यूट्रल स्पीशीज होता है। ओके, जनरली इन होमोलिटिक फिजन टेक प्लेस इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। देखिए जो हमारा होमोलिटिक फिजन होता है जनरली नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में होता है। ओके, नॉन पोलर कोवैलेंट मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंट ऑफ सनलाइट और हाई टेम्परेचर। ओके, देखिए जैसे कि हमारा Cl2 है, Cl2 को अगर हम सनलाइट के प्रेजेंस में लाएंगे तो 2 मोल Cl फ्री रेडिकल में ब्रेक हो जाएगा। ओके, देखिए फ्री रेडिकल और हाईली रिएक्टिव। देखिए जो हमारा फ्री रेडिकल होता है हाईली रिएक्टिव होता है, न्यूट्रल होता है हमारा फ्री रेडिकल और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज होता है फ्री रेडिकल। ओके, सेकेंड इज हेट्रोलैटिक फिजन। तो चलिए हम देखते हैं हेट्रोलैटिक फिजन किसे कहते हैं। इन दिस द बॉन्ड ब्रेक इन सच ए फैशन दैट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गोज विथ वन ऑफ द फ्रेगमेंट्स। ओके, देखिए हेट्रोलैटिक फिजन क्या होता है। हेट्रोलैटिक फिजन में मान लीजिए कि 2 एटम है उनके बीच में एक बॉन्ड है। ठीक है, तो जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कोई एक एटम लेके भाग जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, हेट्रोलैटिक फिजन बोलेंगे, जिसमें कि हमारा इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, कार्बोकेटायन और कार्बोनायंस का फॉर्मेशन होता है। ठीक, जो एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पर हमारा निगेटिव साइन आएगा और जो लेस होगा उस पर पॉजिटिव। ओके, कार्बन बियरिंग ए पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड कार्बोकेटायन। देखिए जब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आए तो उसे हम क्या बोलेंगे, कार्बोकेटायन। एंड कार्बन बियरिंग निगेटिव चार्ज इज कॉल्ड कार्बोनायन। जब हमारे कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज आए तो उसे हम क्या बोलेंगे, कार्बोनायंस। ओके, हेट्रोलैटिक फिजन जनरली टेक प्लेस इन पोलर कोवैलेंट मॉलिक्यूल। देखिए जो हमारा हेट्रोलैटिक फिजन होता है जनरली पोलर नॉन सॉल्वेंट में होता है, पोलर कोवैलेंट मॉलिक्यूल में होता है। ठीक है, पोलर कोवैलेंट मॉलिक्यूल में हमारा जनरली हमारा हेट्रोलैटिक फिजन होता है। बट इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल इट टेक प्लेस इन प्रेजेंट ऑफ कैटलिस्ट लाइक LCl3 एनहाइड्रस या फिर Cl3 एनहाइड्रस एक्सेट्रा। ओके, देखिए जो हमारा हेट्रोलैटिक फिजन होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल में भी होगा लेकिन किसी कैटलिस्ट के प्रेजेंट में लाइक LCl3 एनहाइड्रस, FeCl3 एनहाइड्रस एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट इज अटैकिंग रिएजेंट। तो चलिए हम देखते हैं अटैकिंग रिएजेंट्स। दीज आर 2 टाइप, 2 टाइप्स के अटैकिंग रिएजेंट्स होते हैं। फर्स्ट इज इलेक्ट्रोफाइल्स और जिसे हम इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स बोलते हैं। दीज आर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज दैट इज बिहेव एज लेविस एसिड। दी फॉलोइंग स्पीशीज बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल्स। ओके, देखिए जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल होता है, इलेक्ट्रोफाइल हमारा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज होता है, जिसमें देखिए वह स्पीशीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। ठीक है, तो हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल होता है, इलेक्ट्रोफाइल जो होता है हमारा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज होता है। ओके,
और किसकी तरह बिहेव करता है? इट इज़ बिहेव एज लेविस एसिड। ओके, फर्स्ट इज all non-metal cations and metal cation which have vacant d orbital, for example Cl plus NO2 plus CH3O CH3CO plus एक्सेट्रा। देखिए सभी नॉन मेटल के केटायंस और मेटल केटायन विच है जिसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल हो उसे हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोफाइल्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल्स Cl plus NO2 plus CH3CO plus etc. Okay. Second is Lewis acid, incomplete octet. For example, BF3, ZnCl2 anhydrous, FeCl3 anhydrous, AlCl3 anhydrous, CH2 etc. देखिए लेविस एसिड का ऑक्टेट क्या होता है? इनकम्प्लीट होता है। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोफाइल। BF3, ZnCl2 anhydrous, FeCl3 anhydrous, AlCl3 anhydrous और CH2 ये सब ही क्या है? हमारे इलेक्ट्रोफाइल्स हैं, क्योंकि इनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी रखते हैं। थर्ड इज नॉन मेटल एसिड ऑक्साइड। देखिए नॉन मेटल ऑक्साइड, देखिए नॉन मेटल एसिड ऑक्साइड फॉर एग्जांपल CO2 SO2 एक्सेट्रा, ये सभी हमारे क्या हैं? इलेक्ट्रोफाइल्स हैं। ओके, सेकेंड इज न्यूक्लियोफाइल्स और न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। तो चलिए हम देखते हैं न्यूक्लियोफाइल्स और न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स। दीज आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज बिहेव एज लेविस बेस। देखिए जो हमारा न्यूक्लियोफाइल होता है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होता है। ओके, बिहेव एज लेविस एसिड, और जो हमारा न्यूक्लियोफाइल होता है लेविस एसिड की तरह बिहेव करता है। दिस अटैक एट इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट एरिया। देखिए जो हमारा न्यूक्लियोफाइल होता है अटैक वहाँ पे करता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? कमी होती है, डिफिशियंसी होती है। ओके, द फॉलोइंग स्पीसीज बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल्स। फर्स्ट इज ऑल एनॉयंस, जैसे कि Cl माइनस NH2 माइनस OH माइनस, ये सभी एनॉयंस बिहेव करते हैं एज ए न्यूक्लियोफाइल्स। ओके, सेकेंड लेविस बेसेस, फॉर एग्जाम्पल NH3H2O ROR ROH, ये सभी क्या है? न्यूक्लियोफाइल्स है, क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट है तो ये किसकी तरह बिहेव करेंगे? एज ए न्यूक्लियोफाइल। ओके, थर्ड इज बेंजीन एल्कीन एक्सेट्रा। देखिए जो बेंजीन है एल्कीन है ये सभी भी न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेंगे। ओके, चलिए हम देखते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर। देखिए सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल H माइनस, उससे कम CH3 माइनस, उससे कम NH2 माइनस, उससे कम RO माइनस और सबसे कम न्यूक्लियोफाइल OH माइनस। ओके, इन केस ऑफ सेम न्यूक्लियोफिलिक साइट न्यूक्लियोफिलिसिटी पैरेलल बेसिसिटी, दैट इज एज बेसिसिटी इंक्रीजेस न्यूक्लियोफिलिसिटी आल्सो इंक्रीजेस। ओके, जिस केस में देखिए इन केस ऑफ सेम न्यूक्लियोफिलिक साइट, जिस केस में न्यूक्लियोफिलिक साइट सेम हो उस केस में जो हमारी न्यूक्लियोफिलिसिटी होगा कैसे मतलब घटे बढ़ेगा? जैसे कि हमारा बेसिक स्ट्रेंथ जो है बढ़ेगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी आल्सो बढ़ेगी। ओके, बेसिसिटी इंक्रीजेज, जो हमारी बेसिसिटी होगी इंक्रीज होगी अगर, तो हमारा न्यूक्लियोफिलिसिटी भी इंक्रीज होगा। अगर बेसिसिटी डिक्रीज होगी तो न्यूक्लियोफिलिसिटी भी डिक्रीज करेगी। ओके, इफ न्यूक्लियोफिलिक साइट और अटैकिंग एटम आर डिफरेंट न्यूक्लियोफिलिसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल विथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, देखिए अगर न्यूक्लियोफिलिक जो हमारा न्यूक्लियोफिलिक साइट है या फिर अटैकिंग एटम अगर डिफरेंट न्यूक्लियोफिलिसिटी तो वेरी करेगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, थर्ड इज एम्बीफाइल्स। तो चलिए हम देखते हैं एम्बीफाइल्स। दिस स्पीसीज बिहेव लाइक बोथ इलेक्ट्रोफाइल्स एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल्स। Organic compound containing a multiple bond between carbon and a more electronegativity atom can act as एम्पीफाइल। देखिए जब हमारा कार्बन एटम मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म करे विथ ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तो उस मॉलिक्यूल को हम क्या नाम देंगे? एम्बीफाइल्स। ओके, देखिए और जो हमारा एम्बीफाइल्स होता है इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरह बिहेव करता है। ओके, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा मॉलिक्यूल है
कार्बन देखिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्ड बनाया, डबल बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा कार्बन है एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा और ऑक्सीजन एज ए न्यूक्लियोफाइल, ओके। और इस केस में भी देख लीजिए CH3 बॉन्डेड विद कार्बन एंड देन कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड विद नाइट्रोजन, ओके। तो इस केस में देखिए जो हमारा कार्बन है बिहेव कर रहा है एज ए इलेक्ट्रोफाइल और नाइट्रोजन बिहेव कर रहा है एज ए न्यूक्लियोफाइल, ओके। देखिए एम्फीफाइल्स मॉलिक्यूल वो होते हैं जिसमें कि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों ही प्रेजेंट हो, ठीक। स्पेसीज बिहेव लाइक बोथ इलेक्ट्रोफाइल्स एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल, मतलब कि स्पेसीज जो हो वह इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरह बिहेव करे, ओके। नेक्स्ट इज रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो चलिए हम देखते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। दीज आर फॉर्म एज ए इंटरमीडिएट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ए रिएक्शन। देखिए जो हमारा इंटरमीडिएट होता है ड्यूरिंग ए, मतलब रिएक्शन होते समय ही फॉर्म होता है, ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ रिएक्शन या फिर बोल सकते हैं कोर्स ऑफ रिएक्शन, ठीक। दीज आर शॉर्ट लिव्ड एंड हाईली रिएक्टिव। देखिए जो हमारा इंटरमीडिएट होता है उसका जो है मतलब लाइफ टाइम बहुत ही शॉर्ट होता है, मतलब कुछ समय के लिए बनता है, ओके। और जो हमारा इंटरमीडिएट होता है रिएक्शन इंटरमीडिएट हाईली रिएक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। फॉर एग्जांपल फ्री रेडिकल्स, कार्बोकेटायंस, कार्बोनायंस, कार्बिन्स एंड नाइट्रीन्स आर इम्पॉर्टेंट रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, ओके। देखिए जो हमारा फ्री रेडिकल है, कार्बोकेटायन है, कार्बोनायंस है, कार्बिन है, नाइट्रीन्स है, ये सभी हमारे क्या हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हैं, ओके। फर्स्ट इज फ्री रेडिकल्स। तो चलिए हम देखते हैं फ्री रेडिकल्स। दीज आर दी प्रोडक्ट ऑफ होमोलिसिस एंड कंटेन एन ऑड इलेक्ट्रॉन्स। दीज आर हाईली रिएक्टिव प्लेनर स्पीसीज विथ sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ओके। देखिए जो हमारा फ्री रेडिकल होता है कैसे फॉर्म होता है, ड्यूरिंग ए होमोलिसिस, ओके। और जो हमारा फ्री रेडिकल होता है ऑड इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है, ठीक है। फ्री रेडिकल हाईली रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। जो हमारा फ्री रेडिकल होता है हाईली रिएक्टिव होता है, प्लेनर स्पीसीज है जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, ओके। देखिए फ्री रेडिकल इज ए हाईली रिएक्टिव प्लेनर स्पीसीज। दियर ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी इज, देखिए ये हमारे फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी ऑर्डर है, तो इसे आप नोट करके रख लीजिए, ओके। सेकेंड इज कार्बोकेटायंस। तो चलिए हम देखते हैं कार्बोकेटायंस। These are the product of heterolysis and contain a carbon bearing positive charge. These are electron deficient species. Carbocations contain 6 electrons in the valence shell. Okay? देखिए जो हमारा कार्बोकेटायंस होता है कैसे फॉर्म होता है, ड्यूरिंग ए हेटेरोलाइसिस, ड्यूरिंग ए हेटेरोलाइसिस कार्बोकेटायन फॉर्म, ओके। और जो हमारा कार्बोकेटायन होता है वह पॉजिटिव चार्ज को कंटेन करता है, और हम बोल सकते हैं कि हमारा जो कार्बोकेटायन होता है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज होता है। कार्बोकेटायन कंटेन 6 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। देखिए जो हमारा कार्बोकेटायन होता है 6 इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस शेल में कंटेन करता है, ओके। दीज आर आल्सो प्लेनर केमिकल स्पीसीज। देखिए जो हमारा कार्बोकेटायन होता है प्लेनर स्पीसीज होता है जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, ओके, विथ ए एम्प्टी p ऑर्बिटल, जिसके पास एक एम्प्टी p ऑर्बिटल भी होता है, ओके। ये हमारा ऑर्डर है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, ओके। द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटायन इज दिस, ओके। आप इसे भी नोट करके रख लीजिए, ओके। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं इस पर। थर्ड इज कार्बोनायंस। तो चलिए हम देखते हैं कार्बोनायंस। दीज आर आल्सो द प्रोडक्ट ऑफ हेटेरोलाइसिस एंड कंटेन ए कार्बन बेयरिंग नेगेटिव चार्ज एंड 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। These have pyramidal shape with sp3 hybridized carbon having 1 lone pair, okay। देखिए जो हमारा कार्बोनायंस होता है कैसे फॉर्म होता है, कार्बोनायंस फॉर्म एज ए प्रोडक्ट ऑफ हेटेरोलाइसिस। जब हमारा हेटेरोलाइसिस होता है तब हमारे कार्बोनायंस फॉर्म होते हैं, ओके। और जो हमारा कार्बोनायंस होता है, ठीक है, तो उस पर कार्बन जो होता है हमारा निगेटिव चार्ज कंटेन करता है, ठीक। कार्बोनायंस जो होता है हमारा 8 इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है किस पे, इन इट्स वैलेंस शेल, ठीक है। जो हमारा कार्बोनायंस होता है 8 इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है इन दियर वैलेंस शेल, ओके। और जो हमारा कार्बोनायंस होता है, ठीक है, उनका शेप क्या होता है, पिरामिडल शेप होता है विथ ए हाइब्रिडाइजेशन sp3, ओके।
और जो कार्बन एटम होता है, ठीक है, कार्बोनास में एक लोन पेयर भी कंटेन करता है, ठीक। द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनान इज, देखिए यह हमारा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनास का ऑर्डर है, ठीक है। आप इसे नोट करके रख लीजिए, इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक। फोर्थ इज कार्बीन्स, देखिए जो हमारा चौथा है क्या है, कार्बीन्स। दीज आर डाइवैलेंट कार्बन स्पीसीज, दीज आर डाइवैलेंट कार्बन स्पीसीज हैविंग टू नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स अलॉन्ग विथ टू बॉन्ड पेयर। देखिए जो हमारा कार्बीन्स होता है डाइवैलेंट कार्बन स्पीसीज होता है जिसके पास 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 2 बॉन्ड पेयर्स होते हैं, ओके। जैसे कि हमारा ये एग्जांपल है, देखिए दीज आर ऑब्टेन बाय फोटोसिंथेसिस और पायरोलाइसिस, ठीक। देखिए जैसे कि हमारा कीटीन है, ठीक है, कीटीन है, जब हम फोटोसिंथेसिस कराएंगे, ठीक, तो CH2 यहाँ फॉर्म हो रहा है और CO, ठीक, और दोनों के पास क्या है, 2 बॉन्ड पेयर हैं और एक हमारा क्या है, 2 हमारे बॉन्ड पेयर्स हैं और 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, ओके। तो इसे हम क्या नाम देंगे, कार्बीन्स। These being electron deficient we have as Lewis acid. These are of 2 types, ओके। तो पहला टाइप हमारा क्या है, सिंगलेट कार्बीन। तो चलिए हम देखते हैं सिंगलेट कार्बीन। इन इट द कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। देखिए जो इसमें हमारा कार्बन एटम होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। द अनहाइब्रिड ऑर्बिट्स कंटेन नो इलेक्ट्रॉन, और जो हमारा अनहाइब्रिड ऑर्बिट्स होता है कोई भी इलेक्ट्रॉन कंटेन नहीं करता है। एंड हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन्स, और जो हमारे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन कंटेन करते हैं, ओके। देखिए ये हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड विथ 2 अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है, ओके, ठीक। और ये दोनों ऑर्बिट हमारे क्या है, एम्प्टी हैं, ओके। सिंगलेट कार्बीन हैज बेंट स्ट्रक्चर एंड इज लेस स्टेबल देन ट्रिपलेट कार्बीन, ओके। देखिए जो हमारा सिंगलेट कार्बीन होता है उसका स्ट्रक्चर बेंट होता है और लेस स्टेबल होता है, किससे, जो हमारा सिंगलेट कार्बीन होता है लेस स्टेबल होता है देन ट्रिपलेट कार्बीन, ओके। द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ सिंगलेट कार्बीन इज, देखिए ये हमारे सिंगलेट कार्बीन का स्टेबिलिटी ऑर्डर है, ठीक है। तो इसे आप नोट करके अच्छे से रख लीजिए, ओके। सेकेंड इज ट्रिपलेट कार्बीन। तो चलिए हम देखते हैं ट्रिपलेट कार्बीन। इन इट द सेंट्रल कार्बन एटम इज sp हाइब्रिडाइज्ड। देखिए इसमें जो हमारा सेंट्रल कार्बन एटम है sp हाइब्रिडाइज्ड होता है। द अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिट कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन ईच। देखिए अभी हमने सिंगलेट कार्बीन में देखा कि जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिट होते हैं कोई इलेक्ट्रॉन कंटेन नहीं करते हैं, लेकिन ट्रिपलेट कार्बीन में जो हमारा अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिट होता है एक इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है, ओके। देखिए ये हमारा अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिट है जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ओके। ट्रिपलेट कार्बीन हैज़ लीनियर ज्योमेट्री। देखिए जो हमारा ट्रिपलेट कार्बीन होता है उसका ज्योमेट्री क्या होता है, लीनियर होता है, ओके। और हमने ऊपर देखा कि जो हमारा सिंगलेट कार्बीन होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, पेंट होता है, और जो हमारा सिंगलेट कार्बीन होता है लेस स्टेबल होता है इन कंपैरिजन टू ट्रिपलेट कार्बीन, ओके। फिफ्थ इज नाइट्रीन। तो चलिए हम देखते हैं नाइट्रीन। दीज आर न्यूट्रल मोनोवैलेंट नाइट्रोजन स्पीसीज इन विच नाइट्रोजन एटम हैज टू अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विथ ए मोनोवैलेंट एटम और ग्रुप अटैच्ड। देखिए नाइट्रीन क्या होता है, नाइट्रीन एक हमारा न्यूट्रल मोनोवैलेंट नाइट्रोजन स्पीसीज है जिसमें नाइट्रोजन एटम जो है हमारा उसके पास 2 अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 2 अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। उसके साथ ही साथ मोनोवैलेंट और ग्रुप अटैच्ड है उससे, ओके। मोनोवैलेंट एटम और ग्रुप अटैच्ड है नाइट्रोजन एटम से, ओके। दीज आर ऑब्टेन्ड बाय थर्मोलाइसिस ऑफ एजाइड एंड एज रिएक्टिव एज कार्बीन्स। देखिए नाइट्रीन कैसे ऑब्टेन होते हैं, बाय थर्मोलाइसिस ऑफ एजाइड, ओके।
और जो हमारा नाइट्रीन होता है कार्बिन की तरह मोर रिएक्टिव होता है। ओके, दीज आर ऑफ टू टाइप्स। देखिए जो हमारा नाइट्रीन होता है दो टाइप्स के होते हैं, पहला हमारा सिंगलेट नाइट्रीन और दूसरा ट्राइपलेट नाइट्रीन। ओके, ये देखिए हमारा सिंगलेट नाइट्रीन है, ये हमारा ट्रिपलेट। 6 इज एरिन्स। तो चलिए हम देखते हैं एरिन्स। इट कंटेन्स ए फॉर्मल कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इन एरोमेटिक मॉलिक्यूल। ओके, देखिए एरिन्स किसे कहते हैं? एरिन्स जो होता है हमारा कंटेन करता है ट्रिपल बॉन्ड, किसके बीच? बिटवीन दी कार्बन एटम, कार्बन कार्बन एटम। ओके, इन एरोमेटिक मॉलिक्यूल, एक एरोमेटिक मॉलिक्यूल में कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो उसे हम एरिन्स मॉलिक्यूल बोलते हैं। ओके, द एडिशनल बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू नेबरिंग कार्बन एटम बाई साइड वे ओवरलैपिंग ऑफ 2 sp2 ऑर्बिटल। देखिए जो एडिशनल बॉन्ड हमारा फॉर्म हो रहा है कहाँ पर फॉर्म होगा? बिटवीन नेबरिंग कार्बन एटम। ठीक है, जो नेबरिंग कार्बन एटम है वहाँ पे हमारा न्यू एडिशनल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा बाई साइड साइड ओवरलैपिंग, साइड साइड ओवरलैपिंग से। ओके, साइड साइड ओवरलैपिंग ऑफ sp2 ऑर्बिटल्स। द न्यू बॉन्ड लाई अलॉन्ग विथ साइड ऑफ द रिंग एंड हैज़ लिटिल इंटरेक्शन विथ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड लाइंग अबव एंड बिलो द रिंग। ओके, देखिए जो न्यू बॉन्ड हमारा फॉर्म्ड हो रहा है, ठीक है, न्यू बॉन्ड फॉर्म्ड जो हो रहा है हमारा, न्यू बॉन्ड लाई अलॉन्ग विथ साइड ऑफ द रिंग। ठीक है, साइड ऑफ द रिंग जो हमारा न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है एंड लिटिल इंटरेक्शन विथ पाई इलेक्ट्रॉन, जो पाई इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्शन है उसका बहुत ही कम है, लिटिल इंटरेक्शन विथ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड लाइंग अबव एंड बिलो रिंग। ओके, द साइड वे ओवरलैपिंग इज वीक। देखिए जो हमारा साइड वे ओवरलैपिंग है एरिन्स में बॉन्ड का बहुत ही वीक है। ठीक, द साइड वे ओवरलैपिंग इज वीक एंड थस मेक दी बेंजीन मोर रिएक्टिव, जिसके कारण बेंजीन को मोर रिएक्टिव बनाता है। थैंक यू टू यू ऑल। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा हमारी वीडियोस अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिए।